नमस्कार दोस्तों। भारत में शुरू होने जा रही है जनगणना, यानी कि देश में कितने नागरिक हैं। और इस बार की जनगणना बेहद खास है। और खास क्यों ना हो, क्योंकि इस बार डिजिटल तकनीक का उपयोग करके जनगणना करी जा रही है। इस बार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों का सूचीकरण, यानी कि मकानों की संख्या कितनी है। और दूसरे चरण में जनसंख्या की जनगणना की जाएगी। तो आज हम बात करते हैं पहले चरण की। इसमें निर्धारित प्रगणक यानी कि जो सेल्फ इन्यूमरेटर है, यानी कि सरकार के द्वारा भेजा गया नुमाइंदा जो होगा, वो आपके घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे और मकानों की गणना करेंगे। ये प्रक्रिया सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल और स्वगणना पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकती है। अब अगर आपको इस पोर्टल को खोलना है तो आप ऊपर गूगल पर टाइप करेंगे HTTPS। इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्वर है आपका सिक्योर्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो S लिखा हुआ है ये जरूर होना चाहिए, se.census.gov.in। चेक कर लीजिएगा कि यही आधिकारिक पोर्टल है। इसके अलावा और किसी पोर्टल पे जानकारी नहीं साझा करना, ना OTP शेयर करना। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1855, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें परिवार का मुखिया या कुछ सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर की लॉगिन या फिर एंट्री होगी, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी। या मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप कि मुखिया का नाम दोबारा नहीं बदला जाएगा। और प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं इस योजना के बारे में डिटेल में। स्वगणना जनगणना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निवासी अपने परिवार संबंधी विवरण को स्वयं ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार SE पोर्टल यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल स्वगणना पोर्टल पर प्रगणक यानी कि जो सरकार का नुमाइंदा होगा, घर घर जाकर किए जाने वाले मकान के सूचीकरण, मकानों की गणना HLO यानी कि हाउस लिस्टिंग के प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व से सक्रिय रहेगी। पोर्टल के खुलने की तिथि तथा इसकी सक्रिय अवधि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है आपको, जो ऑनलाइन आप करेंगे। तथा सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण के पश्चात एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या यानी कि SEID उत्पन्न हो जाएगी। ये हमारा पोर्टल खुल के आ गया है हमारे सामने। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं, क्या मैं इसको किसी भी भाषा में कर सकता हूं, कि कंपलसरी तो नहीं है कुछ इंग्लिश में ही करना है या हिंदी में ही करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ये सुविधा। जब आगे आप वेरीफाई प्रोसीड करेंगे अपना राज्य डाल के और कैप्चा डाल के, तो आगे आपसे भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा। तो 14 भारतीय भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, तो ये नॉर्मल सी बात है कि इंटरनेट की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर से ये कनेक्ट है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जो जानकारी हम भरेंगे क्या वो सुरक्षित रहेगी नहीं? तो ये भी आपको बता देते हैं कि हाँ, आपका सभी डेटा सुरक्षित है, एन्क्रिप्टेड है और सरकारी सर्वरों में संरक्षित है। स्वगणना को स्टार्ट करने से पहले एक बात और अति आवश्यक मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी तरह का दस्तावेज को अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई आपको बोले कि आपको इसमें आधार कार्ड अपलोड करना है या अपनी कोई ID देनी है या पैन कार्ड देना है, तो बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में ना आए। किसी भी तरह का सरकार की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको कोई भी अपनी ID ऑनलाइन ID सबमिट करनी है या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रक्रिया। सबसे पहले पोर्टल को खोल लें और अपना राज्य चुनें। राज्य चुनने के बाद आप यहां पर कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई और प्रोसीड करें, ओके करें। यहां पे नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड यानी कि अपने परिवार के मुखिया का नाम डालें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपको बताया गया था कि वो डालना है, और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस इसमें दिया है कि जो नेम ऑफ हेड यानी कि फैमिली का जो हेड, परिवार के मुखिया का आपको नाम बहुत करेक्टली डालना है, क्योंकि एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद अब उसे आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते। तो बहुत आराम से, धैर्य से एक एक स्पेलिंग आराम से डालिएगा।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। ऊपर आपके पास भाषा को चुनने का ऑप्शन आ गया है। जिस बात का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 14 भारतीय भाषाओं में आपके पास इसको भरने का ऑप्शन होगा। तो ये आपकी 14 भारतीय भाषाएं हैं सारी। आप जौन सी भी आपके क्षेत्र की भाषा है आप उसको सिलेक्ट करके आसानी से सुविधा अनुसार इस स्वयं गणना पोर्टल पे अपनी जानकारी भर सकते हैं। तो हम यहां पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको डाल के वेरीफाई करेंगे। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी को वेरीफाई कीजिए। ये कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें इन्होंने ये बताया है कि लाल रंग वाले जो लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं, जो आगे मार्कर दिया जाएगा मैप पे अपने घर का नक्शे को चिन्हित करने के लिए। अब ये पोर्टल आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पे आपने अपने राज्य का नाम तो पहले से सिलेक्ट कर लिया था। अब अपने जिले का नाम और पिन कोड आप यहाँ पे डालिए। जिले की जानकारी और पिन कोड भरने के बाद आप यहाँ पे अपने ग्राम, नगर, स्थान या फिर लैंडमार्क को डालिए, यहाँ पे सर्च करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी लोकेशन डाल लेंगे तो इसमें जो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो लोकेशन आएगी वहीं से आपको सिलेक्ट करना है। अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं आप खोज पाएंगे। लोकेशन मिलने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे या ड्रैग करें। अब आपको अपने घर की लोकेशन अंदाजे अनुसार इसमें लगानी होगी। मैप में अपने मकान को चिन्हित करने के बाद, मार्कर को अपने मकान पे चिन्हित करने के बाद स्थान की पुष्टि करें। आपके पास यहां पे लिखा आएगा कि स्थान की पुष्टि करें। स्थान की पुष्टि होने के बाद यानी कि आपके मकान की पुष्टि होने के बाद कि आपने सही अपने मकान पे ही मार्कर को चिन्हित किया है, उसके बाद नीचे दाईं तरफ सहजें और आगे बढ़ें। यहां पे दोबारा आपसे पूछेगा कि आपका मकान का अक्षांशीय और देशांशीय नंबर ठीक आया है और आपने अपने जो मकान की मार्कर पे लोकेशन लगाई है वह ठीक है या नहीं है। और गलत होने की स्थिति में तो जो आपका डाटा है वो गलत जाएगा उसके पास, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए और हाँ या नहीं पे क्लिक करें। इसको करने के बाद जनगणना मकान का विवरण खुल जाएगा, जिसमें कुछ वैकल्पिक आधारित प्रश्न दिए गए हैं। उनको भरने के लिए आप अपना उचित समय लेना, आराम से आप अपना समय लीजिए और फिर आप इसको भरिए, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। अब देखो इसमें एक जानकारी भी दी गई है कि जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। अब इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, उसके बाद जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, उसके बाद जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री यानी कि छत में जो प्रयुक्त करी गई है सामग्री वो बतानी है आपको। इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। अपनी जानकारी आप इन विकल्पों को भर के कंफर्म कर सकते हैं। इस जानकारी को भरने के बाद सहजें और आगे बढ़ें। जो आपने जानकारी भरी है उसकी पुष्टि कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं। सही भरी है तो उसको हाँ करें। अब सामान्य जानकारी भरें, परिवार से संबंधित जानकारी। एक बात मैं और आपको बता दूं, किसी भी समस्या का अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा या कोई जवाब नहीं मिल रहा किसी भी क्वेश्चन का, तो यहाँ पे राइट साइड में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जाएं और यहाँ पे जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं जिन प्रश्नों के बारे में, वहां पे उनका जवाब मिल जाएगा आपको। जैसे फर्श की सामग्री, प्रमुख सामग्री बताई गई है कि मेरे घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग प्रकार की फर्श हैं। फर्श की सामग्री के लिए केवल एक विकल्प चुनना है, मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा आंसर बताया गया कि यदि अलग अलग कमरों में अलग अलग प्रकार की फर्श हैं तो उस सामग्री को दर्ज करें जो घर में अधिकांश रूप से उपयोग की गई है। यदि केवल ड्राइंग रूम में मोज़ेक है और बाकी सभी कमरों में सीमेंट है तो सीमेंट दर्ज करें। ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर और सभी के यहाँ पे जवाब भी दिए गए हैं। प्रश्न पूछे गए हैं और उनके जवाब दिए गए हैं। परिवार में मुख्य रूप से खाए जाने वाला अनाज, वाहन के बारे में किसी को कुछ समस्या है कि क्या भरा जाए या क्या आना चाहिए, पीने के पानी का मुख्य स्रोत के बारे में बताया गया है, उनके नीचे जवाब दिए गए हैं। और कोई प्रश्न अगर छूट जाता है तो सिस्टम खुद आपको संकेत देगा। इस बात का भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें
कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सिस्टम आपको संकेत दे देगा कि आपका ये प्रश्न छूट गया है, तो आप इसको भर के फिर आगे फर्दर प्रोसीड करें। अब परिवार से संबंधित जानकारी में आपको परिवार में सामान्यतः रहने वाली व्यक्तियों की संख्या बतानी है। परिवार के मुखिया का नाम या आपने पहले ही भर दिया है स्टार्टिंग में। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी कि आपकी जो और कोई भाषा अगर है वहां पे अंग्रेजी है, यहाँ पे अगर आपकी जो चुनी हुई भाषा कोई और होगी, जो भी आपकी 14 भारतीय भाषा है, आप किसी भी क्षेत्र से हो पूरे देश में, आप वहां अपनी उस भाषा में चुन सकते हैं। परिवार के मुखिया का लिंग बताना है आपको। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या फिर अन्य किसी और जाति से हैं तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। नहीं अगर आपकी जाति इसमें दी गई है तो आप अन्य कर दीजिए। और अपनी सूची देखने के लिए भी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपको किसी को जानकारी नहीं है कि मैं किस वर्ग में आता हूं या किस श्रेणी में आता हूं, तो आप यहाँ पे सूची देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सूची भी मिल जाएगी SC ST की लिस्ट। ये आपकी लिस्ट खुल गई है। मकान के स्वामित्व की स्थिति भी आपको बतानी है कि आपका मकान अपना है या आप फ्लैट में रह रहे हैं। वो अपना फ्लैट है या मकान है, वो एक ही बात है। किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान है, यानी कि कुछ लोग नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। प्राइवेट लोग भी कुछ होते हैं, जैसे अपना उनका गांव में घर हो या फिर किसी और शहर में घर हो, पर वो वहां पे अपनी नौकरी की वजह से किराए पे रह रहे हैं, तो आप वहां पे किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान है, यानी कि मेरा मकान कहीं और पर है। और किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है। अगर कुछ लोग केवल किराए पर रहते हैं, उनका अपना स्वामित्व वाला मकान नहीं है, तो वो ये चुन सकते हैं। अन्य, इनके अलावा कोई अन्य आप कैटेगरी में आते हैं स्वामित्व की स्थिति है तो आप अन्य भर सकते हैं। अब रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपको बतानी है कि आपके घर में कितने कमरे हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या बतानी है आपको, यानी कि विवाहित जोड़े कितने हैं। सिंगल मेंबर की बात नहीं बतानी, यहाँ पे विवाहित दंपतियों की संख्या बतानी है आपको, यानी कि जोड़े कितने हैं। जैसे कि माता पिता हो गए और उनके बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो 2 जोड़े हो गए अगर वो विवाहित बच्चा है। 2 बच्चे हैं तो एक माता पिता विवाहित हो गए अगर वो जीवित हैं, और 2 बच्चे अगर उनकी शादी है तो दोनों बच्चे 3 जोड़े विवाहित हो गए। जानकारी भरने के बाद पुष्टि कर ले कि हमने जो जानकारी भरी है सही भरी है। सही भरी है तो हाँ करके आगे बढ़े, और नहीं, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप दोबारा नहीं करके दोबारा उसे एडिट करके भर सकते हैं। यहां पे हम हाँ करके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है सुविधाएं, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। पेयजल का मुख्य स्रोत हमें यहाँ पे बताना है कि नल का पानी है या कुएं का है या हैंडपंप का है या ट्यूबवेल का है, झरने का है, नदी नहर का है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता भी पूछिए कि परिसर के अंदर है या परिसर के पास है या फिर परिसर से दूर है, यानी कि आपके आवास से या घर से मकान से दूर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि घर में लाइट वगैरह का क्या स्रोत है आपका। शौचालय की सुलभता, यानी कि आपके घर में उचित रूप से शौचालय बना हुआ है या नहीं बना हुआ। शौचालय का प्रकार पूछा गया है। शौचालय के प्रकार में यहाँ पे फ्लश पोर, यानी कि फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े, यानी कि सीवर पद्धति वाला है, सेप्टिक टैंक वाला है या अन्य कोई पद्धति है। 2 गड्ढा शौचालय, यानी कि जो स्लैब वाले होते हैं वो। एकल गड्ढा शौचालय, यानी कि हवादार वाले जो गड्ढा होते हैं वो, या सर्विस शौचालय है। गंदे पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि आपके यहाँ जो गंदा पानी है उसकी निकासी किस चीज से, आपका जो घर का सेप्टिक टैंक का जो गंदा पानी जा रहा है या और किचन का गंदा पानी जा रहा है वो आपका किस जगह पे जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देनी है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, यानी कि स्नानागृह आपके घर में है या नहीं है, बाथरूम जिसे बोलते हैं हम। रसोई घर और एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता आपके घर में है या नहीं है। रसोई घर में खाना पकाते हैं आप, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। खुले में या घर के बाहर खाना पकाते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, या खाना नहीं पकाते। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन किस चीज का आप यूज करते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी है। लकड़ी, फसल, उपला या बिजली या गोबर गैस, इसके बारे में जानकारी को भरने के बाद सहजें और आगे बढ़ें। यहां पे दोबारा आपसे सुनिश्चित कराएगा कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही भरी है नहीं। हाँ करके आगे बढ़ें। अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में आपसे ये पूछा जाएगा
परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां कितनी है, यानी कि परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। यानी कि रेडियो या ट्रांजिस्टर आपके घर में है या नहीं, परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है या अन्य कोई उपकरण है। अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं लगाएंगे। टेलीविजन आपके घर में है, हाँ है तो मुफ्त डिश है, डीटीएच डिश टीवी है, कोई केबल कनेक्शन आपके पास है या अन्य कोई है या फिर नहीं है। इंटरनेट सुविधा है तो वो किस तरह की है, लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल फोन स्मार्टफोन में है या किसी अन्य उपकरण डिवाइस में है। नहीं तो नहीं पे टिक करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है। टेलीफोन अगर है तो केवल लैंडलाइन वाला है तो आप उस पर टिक करेंगे। मोबाइल अगर है तो बताएंगे कि स्मार्टफोन है या फिर साधारण मोबाइल है या फिर दोनों है या फिर नहीं है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि जो भी चीज आपके घर में है उसे लगाएंगे। इसमें साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड एक ही चीज में दिए हैं। अगर दोनों चीज है तो दोनों लगाएंगे, कोई एक है तो एक लगाएंगे और इनमें से कोई भी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कितने बेसिक सवाल पूछे हैं या कितने पुराने टाइप के सवाल पूछे हैं कि अरे साइकिल या स्कूटर तो आज के पास सबके पास है। तो ऐसी बात नहीं है, ये पूरे देश की जनगणना हो रही है। आज भी कुछ वंचित लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भौतिक सुविधाएं भी नहीं है, तो इसलिए हर आदमी को देखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। कार, जीप और वैन, अगर वाहन आपके पास है इन तीनों में से हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी कि परिवार द्वारा जो मुख्य अनाज खाया जा रहा है, यानी कि ज्यादातर जो खाया जाता है वो आपको यहाँ पे टिक करना है कि ज्यादातर खाने में जो अनाज यूज करा जा रहा है। इनमें से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि हम चावल भी खाते हैं, हम तो गेहूं भी खाते हैं, बाजरे भी खाते हैं। मुख्य तौर पर जो ज्यादातर खाया जा रहा है, ज्यादा खाने वाला अनाज आपको इसमें टिक करना है। इसमें क्षेत्र का हिसाब है, किसी क्षेत्र में चावल ज्यादा खाए जाते हैं जहां धान की उपलब्धता बहुत है, किसी क्षेत्र में गेहूं ज्यादा खाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में ज्वार ज्यादा खाया जाता है, कहीं बाजरा और कहीं मक्का और कहीं पे अन्य है। जानकारी को सुनिश्चित करने के बाद आप पुष्टि करें और हां करके आगे बढ़ें। सारा विवरण भरे जाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी कि संशोधन भी कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, सारी जानकारी को आप चेक कर लें कि हमने जो भी डाटा भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। 3 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होंगे। संशोधन के लिए आप वापस जा सकते हैं, बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, बीच में दिया गया है कि ड्राफ्ट के रूप में आप सेव करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अभी बाद में सबमिट कर सकते हैं, आपके पास मौका है। और पुष्टि करें और सबमिट करके आगे बढ़ें। जानकारी को भरने के बाद पुष्टि कर लें और फिर सबमिट कर दें। एक बार और आपसे बोला गया है कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करें। आपका स्वयं फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपको एक 11 अंकों की SEID उपलब्ध करा दी गई है। यह स्वगणना पहचान संख्या आपके मोबाइल नंबर और अगर आपने ईमेल आईडी दी है दोनों पर भेज दी गई है और आप यहां से भी इसे नोट कर सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने फोन में फोटो खींच सकते हैं। अब एक समस्या और बता देता हूं, अगर कुछ लोगों के सामने आती है कि SEID अगर आप भूल जाएं, ये 11 अंकों की आईडी अगर आप भूल जाएं तो पोर्टल पर दोबारा आप यहां पे आएंगे और पंजीकृत मोबाइल नंबर से जिससे आपने पंजीकरण कराए वहां से इस SEID को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और इस SEID को आपको साझा कब करनी है? 21 दिन का समय होने के बाद जब आपके घर पे प्रगणक आएगा तो उससे आपको ये 11 अंकों की SEID साझा करनी है। आपको यह बताना है उसे कि हमने पहले से ही ऑनलाइन अपना डाटा फीड कर दिया है। और जो लोग इस डाटा को ऑनलाइन फीड नहीं कर पाते वो लोग जब प्रगणक आपके घर पे आएगा तो फॉर्म के द्वारा आप अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारे देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि उसकी रियल इमेज भी सामने आती है। तो भागीदार बने और सहयोग करें। हमारी जनगणना, हमारा विकास। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।